अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं अब्दुल सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोनाल के केस की हवाले से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई और मामलात बढ़ते बढ़ते कहीं और निकल गए हैं। अब डायनो वैली जो है वो भी उसके हवाले से भी तफसीलात मांग ली हैं, जबकि पाइन हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके ओनर जो है वो आज अदालत में पेश हुए थे और बहुत सारी बातें हुई हैं वहाँ पर। और जो फेडरल सेक्रेटरीज थे दो, एक फेडरल सेक्रेटरी फॉर कैबिनेट और दूसरे जो हैं मौसमियाती तब्दीली के जो वजारत के सेक्रेटरी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो नोटिस वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि जो वाइल्ड लाइफ की चेयरमैन राना सईद, जिन्होंने ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की थी, उनको ट्रांसफ़र करने का नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया गया है और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। जबकि जो अहम बात है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि ये जो सारा प्रोसीजर होता है, इसका जो तरीक़ाकार है, ये इसको क्यों अवॉइड किया गया, इस हवाले से जो तहरीरी मारूज़ात हैं वो अपनी दाखिल करें। तो पाइन एप्पल को भी पाइन एप्पल कह रहा हूँ पाइन सोसाइटी जो है, पाइन हाउसिंग सोसाइटी, उसके जो मालिक हैं उनको भी कहा गया कि अपने जो है वो तमाम तफसीलात दाखिल करें। GDA जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे भी तफसीलात मांगी गई हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उससे भी कि वहाँ पर क्या कुछ होता रहा है, ये इसके पीछे क्या कहानी है, तो इस पर बात करेंगे। और एक और इस दौरान में बड़ी ख़बर आई है और वो ख़बर है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से जुड़ी हुई, और ISPR की प्रेस रिलीज़ है जिसमें ये कहा गया है कि मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनके साथ 3 और जो राब्ते में लोग थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ये कहानी, अब ये हर परत जो है वो खुलती चली जा रही है, खुलेगी। अभी तो सिर्फ फैक्ट्स आ रहे हैं इतने से, और इस पीछे कहानी क्या है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो आज की कार्रवाई जनाब इस पर बात करें, मेरे साथ तैयब बलोच हैं, साथ में जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब हैं और अकील अफजल साहब हैं। अकील अफजल साहब, क्या हुआ आज पाइन सोसाइटी वाले जो कैप्टन रिटायर्ड अनवर साहब हैं, क्या नाम है? सदीक अनवर, मिस्टर अनवर जो है तो क्या सवाल जवाब हुए उनके साथ और क्या हुआ, क्या ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँच गया? देखिए, पाइन सिटी वाला जो केस है या ये कंटेम्प्ट का जो केस है, इसके 2 से 3 पोर्शन है सदीकी साहब। एक पोर्शन तो ये कैप्टन सदीक अनवर साहब जो कि स्वाबी के रहायशी थे, सुप्रीम चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने ऑर्डर किया। और दिलचस्प बात यह है कि बजाय इसके कि उनकी जानिब से कोई बहाना बनाया जाता, वो 2 घंटे का ट्रैवल करके फ़ौरी तौर पर स्वाबी से चले, 2 घंटे बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हो गए। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ने उनसे जो मामूल के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछा कि आप कब रिटायर्ड हुए? उन्होंने कहा जी 97 में रिटायर्ड हुआ। चीफ साहब ने पूछा कि आपकी सैलरी उस टाइम कितनी थी? अब ये रूटीन में सवाल हो रहा है कि तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरी सैलरी 7,000 रुपया थी, 7,000। तो चीफ साहब ने पूछा कि आपने ये जो जगह है ये कितनी ख़रीदी? उन्होंने कहा जी ये 600 कनाल है, मैंने जो वहाँ के नवाब थे मैंने उनसे ख़रीदी है। चीफ साहब ने कहा अच्छा ये 600 कनाल कितने की बनी? उन्होंने कहा जी तकरीबन 35 करोड़ रुपए की। अब चीफ साहब ने इसके ऊपर कहा कि भाई 7,000 और 35, तो आप टैक्स कितना देते हैं? उन्होंने कहा सर टैक्स मैं मामूल के मुताबिक ही देता हूँ। बताया नहीं कितना टैक्स देता हूँ, कहा कि टैक्स मैं मामूल, और ऐसे ही हम सब भी हंसे जब उन्होंने कहा कि टैक्स मैं मामूल के मुताबिक ही देता हूँ। फिर चीफ साहब ने कहा अच्छा आप इस मंसूबे का करना क्या चाहते हैं? अच्छा, अब उन्होंने देखा कि टैक्स के मामला भी मेरा अच्छा नहीं जा रहा, मेरा सोसाइटी का मामला भी ठीक नहीं जा रहा, तनख्वाह भी ठीक नहीं जा रही। उन्होंने कहा सर मुझे माफ़ी दे दें, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता हूँ। ये बड़ी दिलचस्प सी एक सूरत हाल हुई, हम भी उस पर बड़ा मुस्कुराए। बहरहाल उनकी जानिब से कहा गया कि सर मैं हम वहाँ पर जो था नेचर को हम प्रिज़र्व करने के लिए मैं गया था, हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं है। जो लोग वहाँ पर गए हैं उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जनाब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी जो थी वो डेवलप की जा रही थी, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी हाउसिंग सोसाइटी को जो है था डिफेंड करने की बजाय वो एक स्टेप जो था वो पीछे हट गए। और अब उसकी वजूहत जो भी हों, उन्होंने कोर्ट के अंदर यही स्टेटमेंट दे दिया कि मैं जनाब इसके ऊपर कुछ भी नहीं करूँगा। चीफ साहब ने कहा प्रोजेक्ट रोक दें, उन्होंने कहा जी मैं रोक देता हूँ प्रोजेक्ट। लेकिन अच्छा, उसमें जो है वो जो टैक्स रिटर्न के हवाले से एड्रेस जो है उसका लिखा हुआ है GHQ उसके अंदर, ठीक है जी अनवर साहब। तो इस पे जो है वो शाह खबर साहब उनकी तरफ से पेश हुए
और उन्होंने तो ये तोजीह दी है क्योंकि ये 1999 में रिटायर हो गए थे, क्योंकि वहीं पे टैक्स रिटर्न दाखिल किए थे, तो उसी का एड्रेस है जो कैरी हो रहा है। आप अदालत कहती तो हम इसको तब्दील करने के लिए दे देते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने उनसे शाह खबर से कहा, शाह खबर साहब आप बताना तो नहीं चाह रहे, मैं आपको बताता हूँ कि जब एड्रेस GHQ का होगा तो हर महकमा जो है वो उसके ऊपर ठप्पेबाजी करता रहेगा, और इसकी वजह से फ़ौज भी बदनाम हो रही है। मतलब है कि तो उनके नहीं जी मैं जल्दी कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा आप कहना क्या चाहते हो। आपको याद है ऑर्डर के दरमियान में उन्होंने जब इंटरवीन किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है आप अपना मौक़िफ़ जो आपकी कंटेंशन है वो लिखवा दें, हम रुक जाते हैं, आप लिख के दे दें हमें। तो उस पर फिर वो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, वो है सारा कुछ है। तो ये जो पाइन वाले हैं इनका होगा क्या आप, क्योंकि GDA से भी तफसीलात मांगी, क्योंकि GDA ने तो ये कहा कि जनाब हमें तो सिर्फ मलकियती अराजी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, हमने कोई इजाज़त नहीं दी है। 11 जून को। हाँ 11 जून 2024। तो ठीक है। इस पे क्लेम तो इनका ये है कि हमारी कुछ ज़मीन ऐसी है जो आती है महकमे के अंडर आती है, वो एक स्पेसिफिक लफ्ज़ 0.03 फरक जो था वो एक फॉरेस्ट के गुजारा लिए में, गुजारा फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, गुजारा तो फॉरेस्ट ऑफिसर की भी रिपोर्ट मेरे ख्याल में जी मंगवाई जी गई जी। है। तो बाकी उन्होंने कहा कि हमारी ये मलकियती ज़मीन है। और क़य्यूम सिद्दीकी साहब एक चीज़ तो हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त जो है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई थी, तो ये केस थोड़ा सा फैला है बहरहाल। दूसरी अहम बात यह है कि इस केस में जो जुडिशरी के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा हुआ है उस पे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी हैं। अच्छा क्या? और उसका बैकग्राउंड मैं आपको ये बताऊं कि आपको याद होगा कि जब ये मोनाल रेस्टोरेंट की नेशनल पार्क एरिया से मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो उस वक्त कंसेंट ऑर्डर जारी हुआ था। अब कंसेंट ऑर्डर ये होता है कि तमाम फ़रीक़ैन बामी राज़ी हो गए, रजामंदी ज़ाहिर करते हैं कि हम जो है वो इस रेस्टोरेंट को या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं नेशनल पार्क एरिया में उसको हम मुंतकिल करने के लिए खुद तैयार हैं। तो वो कंसेंट ऑर्डर के बाद मोनाल रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनकी जानिब से बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्टें भी चलाई गई और उसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमारे मुलाजमीन जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये हुआ। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा कि बड़ी बारिश शुरू हो गई है जनाब, चलें ये तो होएगा जी जी जी। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि हमने उस वक्त भी आपसे कहा था कि आपके और बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, आप अपने मुलाजमीन को जो हैं वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि बहुत हो चुका है, हमने हमेशा जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, लेकिन अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है और ये कोई बात नहीं है कि आप कैमरा उठाएं या मोबाइल उठाएं और कोई भी बात कर दें और ये कहें जी हमारे पास खबर आई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फिर ये भी कहा कि आप ये तो बताएं कि ये खबर आई कहाँ से, और अगर ये सब कुछ जो आप यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हैं अगर ये किसी और मुल्क में होता तो आपकी जेबें खाली हो जाती। और अब हम इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि अब हम इसके ऊपर सख्त ऑर्डर भी जारी करेंगे। तो उसके ऊपर बहुत नाराज़गी का इजहार किया। और एक चीज़ जो मैं इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करूँगा कि इस पूरी सूरत हाल में जो है वो कहीं ना कहीं जो जजेस की फैमिली को जो इन्वॉल्व किया जाता है ये बहुत तज़ीक़ अमेज़ है। अच्छा, तो आज 190 मिलियन का भी जिक्र हुआ, वो क्या जिक्र था, आप थे वहाँ पे? सर उसमें चीज़ें थी कि जैसे जहाँ ज़ेब ने बताया तो बेसिक तो वो प्रोपेगंडे वाली बात थी, ठीक है। मैं तो इसको ये जोड़ूंगा कि इस टाइम जैसे एक रियासत ने बयानिया दिया कि जो प्रोपेगंडा फेक न्यूज़, इसको एक वर्ड दिया गया है डिजिटल दहशतगर्दी। तो काजी साहब ने तो फिर भी प्रोपेगंडे का नाम इस्तेमाल किया कि प्रोपेगंडा हो रहा है, फेक न्यूज़ चलती है, झूठ का कारोबार चल रहा है। तो हम उसको यही कहेंगे अपने व्यूवर्स के लिए कि काजी साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है और बल्कि बम्बार्डमेंट है, बाकायदा बम्बार्डमेंट है। जैसे कल वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे थे डिजिटल दहशतगर्द जो हैं वो मुसलसल बम्बारी कर रहे हैं रियासती इदारों पे। उनके तो कहीं ऐसा तो नहीं है जिनके माली मुफादात मुतासिर हो रहे हैं वो सारी इस बम्बार्डमेंट के पीछे हों? बिल्डर का भी जिक्र आया, ठीक है। अब आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, अब 190 मिलियन पाउंड में दोनों जुड़े हुए हैं,
एक तो वो बरह रास्त जो डिजिटल दहशतगर्द तहरीक इंसाफ और वो जो इंतशारी ग्रुप और वो जो एक पूरा उनका नरेटिव जो है रियासती इदारों के ख़िलाफ़, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे जो भी हो, ठीक है, जो उनके फेवरेट नहीं होते उसके ख़िलाफ़ वो क्या कुछ नहीं करते, वो सब उससे वाकिफ़ है। दूसरी साइड पे मलिक रियाज साहब हैं, और मलिक रियाज साहब जो है वो आपको पता है कि उनका कितना बड़ा स्टेक जो है वो इस टाइम दाव पे लगा हुआ है, और इवन के वो इस टाइम मुल्क में भी नहीं है और मुल्क से बाहर बैठ के वो यहाँ तक अब इंटरफेरेंस कर रहे हैं, या यहाँ तक वो अब वो हो रहे हैं कि सुना भी है कि वो इन्हीं अपने जो है वो प्रोपेगेंडे के लिए या अपने उसके अभी लिए ये सुनने वाली बात आप चीज़ ना ना- करें, मैं तो वैसे ही एक हाँ, ख्याल जाहिर कर रहा हूँ। आपका ख्याल है, लेकिन ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं कि वो तो एक कोई डिजिटल एक चैनल भी लेके आ रहे हैं। जो चीफ जस्टिस ने कहा, जो हम मुद्दे पे आते हैं कि फेक न्यूज़ चलाई गई, वीलॉग्स किए गए, और फिर यहाँ तक डेपुटेशन वाला भी तो एक मामला आ गया था ना कि क्या डेपुटेशन पे यहाँ पे 10-10 साल पे थे हाँ, लोग थे, और उनको जब वापस भेजे गया तो पता नहीं क्या झूठ भी इतना, और फिर झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। वो तो सर इसी वजह से कि जज फैसले ना लग सकें, ड्राइवर वर्जी इसी वजह से ले लिए गए। बाज़ दफ़ा ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट रेगुलरली कवर करते हैं, हम भी कहते हैं यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अब ये डेपुटेशंस का जो था, चीफ जस्टिस साहब ने आज भी उसका कहा कि जब मैं आया हूँ सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया कि जनाब रजिस्ट्रार साहब जो भी हैं इनको वापस भेजें, जुडिशरी से अगर कोई होगा तो ठीक होगा। फिर उन्होंने जवाद कहा- पाल साहब थे हाँ, उस फिर साथ वक्त, ही मैंने उनसे कहा, और वो जवाद पाल साहब जो हैं वो उस वक्त की हुकूमत के जो है ना, हाँ, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जो दूसरा ऑर्डर किया, मैंने कहा डेपुटेशन पे जितने लोग आए हुए हैं मैक्सिमम हम 5 साल तक रख सकते हैं, बाकी सबको भेज दें। उन्होंने कहा कि जिनके 10-10 साल हो गए थे उनको तो फौरी भेज दिया गया, जिनका कुछ अरसा रहता था 5 साल होने में, उनका अरसा जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है वो लोग वापस जाते जा रहे हैं। अब चंद दिन पहले ये वो था जो अब चंद साकिब दिन निसार पहले साहब कुछ के लोगों दौर के अंदर एक रिसर्च सेल बनाया गया था जिसके अंदर 4 डेपुटेशन पे रिसर्चर्स भर्ती किए गए आए थे, और उनका अरसा पूरा हो चुका हुआ था। अच्छा, अब इस मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह के एक रिसर्चर के ऊपर बड़ा शोर मचा कि जनाब उनके रिसर्चर को वापस भेजा गया। इसमें मेरी खबर ये है कि ये जो डेपुटेशनिस्ट का मामला था ये शायद देख भी जस्टिस मंसूर अली शाह ही रहे थे। ये ऐसा चीफ जस्टिस के बराह रास्त कोई ऑर्डर्स नहीं थे, एक पॉलिसी ज़रूर बनाई क्योंकि गई। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे सीनियर मोस्ट जज जो है वो देख रहा शाह होता ही देख रहे हैं उसको तो, लेकिन उसके ऊपर वावेला इतना झूठ कर दिया गया, प्लान ए आ गया, प्लान बी आ गया, प्लान सी आ गया, अब जनाब बंदे वापस भेज दिए ताकि जजमेंट ना लिखी जा सके। उसको सुन के तो पहले मैं भी परेशान हुआ, मैं कहा अच्छा यार काजी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक रिसर्चर या एक ड्राइवर से काजी साहब का क्या ताल्लुक है यार। अब बात यहाँ पे आ गई कि काजी साहब ड्राइवर चेंज करेंगे या रिसर्चर, और बाद में पता चला कि वो सारे जो लोग माइंड में बैठ कर प्लान बनाते हैं ना अपने लिए, वो सारे प्लान झूठे थे, वो खबरें गलत थी। ये सारी चीज़ें साबित हुई। बस सर नहीं, मैं उससे तो पहले इसको भी आपको पता है एक इस तरह की खबर भी थी कि जी वो मीटिंग के अंदर मतलब सर मैं तो वही जो हमने बात की कि काजी फोबिया है बेसिकली। अच्छा, और फिर काजी अच्छा पहले इसके ऊपर चले जाते हैं ना, वो तो छोड़ दें आप, वो जो है वो सबको नज़र आ रहा है किसको क्या फोबिया है। हाँ, ये जो जनरल फैज़ हमीद की अरेस्ट के बाद ये जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? 3 मिस्त्री मेमार, 3 मिस्त्री, मैं तो एक बड़ा मेमार था, फाउंडर था, वो तो पहले पकड़ा गया, अब उसके जो नीचे मिस्त्री थे प्रोजेक्ट इमरान के वो भी पकड़े गए हैं, और ये खुद तस्दीक शुदा है, ISPR ने कहा है। तो साफ ज़रा है कि नहीं, अभी देखें उसके अंदर ये नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा इससे मुतल्लिका फौजी जो तहवील में लिए पॉलिटिकल जो एक्सपीडेंसीज सियासी थी, राब्ता राब्ता खारी, वो उसका पॉलिटिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो आप क्या समझ रहे हैं? जहाँ अब्बासी को भी बोलने दो यार। सर मैं वही समझ रहा हूँ जो तैयब बलोच समझ रहे हैं, और तैयब बलोच बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ये पॉलिटिकल एफिलिएशन उनकी थी, और यही कुछ ISPR के प्रेस रिलीज़ में इसको कहा गया है, और इसी वजह से ये लोग अरेस्ट हुए हैं। 2 जिनका रैंक जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, और एक का बताया जा रहा है कर्नल रिटायर्ड है। अब तो कुछ नाम भी आना शुरू हो गए जी हैं। जी, नाम भी आए हैं, और वहाँ इसके पर अलावा जारी किए गए इनके जो है वो चकवाल से इनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है, और इसके अलावा और भी इसके ऊपर मज़ीद भी कहा जा रहा है जी कि और भी बहुत कुछ जो है वो इसके ऊपर हो सकता है। नाम अगर आप कहें तो इसमें से एक जो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार हैं, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम हैं, और ये 3 लोग, और इसके साथ एक कर्नल रिटायर्ड हैं। तो ये कौन है? कर्नल आसिम। कर्नल आसिम, और कहाँ ये इनकी डेपुटेशन- मीडिया के कहाँ? ऊपर इनके नाम चल रहे हैं कि ये अच्छा। नहीं, ये रिटायर्ड जारी लोग किए गए हैं बाकायदा, ये नाम जारी किए गए हैं, नाम जो है वो सोर्सेज से कंफर्म हुआ है इन चीज़ का कि ये तीनों लोग जो थे ये पैगाम रसानी का काम जो थे वो जनरल फैज़
और पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान जो थे ये पैगाम रसानी ये लोग करते थे। ज़ाहिर बात है जनरल फैज़ ने ख़ुद तो नहीं भाग भाग के जाना मशवरा देने, लेकिन बात यह है कि सिद्दीकी साहब जो वो कह रहे थे कि ना बात अब निकली है तो बात दूर तलक जाएगी, बात दूर तलक जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ फैज़ हमीद साहब तक बात रुक नहीं रही। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो भी डबल माइंडेड हो गए हैं कि जनाब हमने फैज़ हमीद साहब की सपोर्ट करनी है या हमने उनकी मुखालफत करनी है। आज उनका एक जेल से बयान आया है, उसमें वो पहले कह रहे हैं जनाब बड़ी अच्छी बात है फ़ौज के अंदर एहतसाब होना चाहिए, फिर उसके बाद आगे जाकर कह रहे हैं कि जनाब ये फ़ौज का इंटरनल मामला है, ये भी कहा। हाँ फिर इंटरनल मामला, फिर आगे जाकर कह रहे हैं फैज़ हमीद हमारा असासा था, इसको तब्दील करने के ऊपर मेरी बाजवा से लड़ाई हुई थी कि इसको तब्दील ना करो। अब अजीब बात है, एक तरफ आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं साहब को सारा कुछ और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को, और साथ ही आप उसको असासा भी डिक्लेयर कर रहे हैं। भाई मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जिस तरह वो कहते हैं ना कि डबल गेम, मेरे ख्याल से इस मरतबा इमरान खान कर रहे हैं। इसके ऊपर एक डेवलपमेंट और ये भी है कि गुज़िश्ता रात अडियाला जेल से भी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं अडियाला जेल के, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है, तहवील में हैं, उनसे भी तफ्तीश हो रही है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। और जो मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया उसमें यह भी कहा गया है कि जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो मज़ामीन वगैरह छपे हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा, इस हवाले से पता है क्या, एक AQS लाइव को ईमेल आई हाँ कुछ दिन पहले, ये 28 जुलाई को आई। अच्छा उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल सा करके बताता हूँ कि कोई एक शख्सियत बैरून मुल्क से जो है वो राब्ते कर रही थी अडियाला जेल के मकीन से, और उसमें कोई वहाँ का अमला जो है वो सहूलतकारी फराहम कर रहा था। अडियाला उसमें जेल तो का वाला, सही है। अडियाला जेल और इधर हाँ, उधर ये सही है। जहाँ पे भी कोई लोग कुछ लोग थे, तो वो एक ईमेल आई थी, वो 28 को आई थी। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था शायद। अब उसके अंदर तो बहुत सारी अजीबोगरीब सी तफसीलात हैं, कौन से इंटरनेट इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी मैसेजिंग, मैसेंजर हो क्या रहे- मैसेजेस भेजे जा रहे थे कि आप ये कहें कि जनाब एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और फिर हम आएंगे और फिर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, वो इस तरह की है। एनीवे सर ये उसका तो हमें नहीं पता, वो एक एनोनिमस सी ईमेल थी। एक बात है जो हमें मैं समझना चाह रहा हूँ, या बातें भी वैसे हो रही हैं। बात ये है कि प्रोजेक्ट इमरान, जैसे मैंने कहा फाउंडर वो थे, इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फैज़ हमीद साहब बहुत ज़्यादा नहीं, वो तो जनरल पाशा से शुरू हो अच्छा, जाए ना। चलो नहीं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट 11 अक्टूबर 2013 का जलसा जब हुआ एग्जीक्यूट था। किया, चीज़ों को सारी तरतीब लेके आए, सारा कुछ किया, और फैज़ साहब ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ था। ये सारा कुछ वही उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है, कहीं ना कहीं इस पूरे जो चीज़ें अब हो रही हैं और नेटवर्क्स सामने आ रहे हैं, एक्सपोज हो रहा है ना, कितना बड़ा नेटवर्क था, ये चीज़ें ऐसा ऐसा आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हिद्दत, हरारत, ये इस बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है। अच्छा, और ये आपकी मुझे इत्तला हो सर इस कॉरिडोर में मैं सुन रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है। और जो शख्सियत की आप बात कर रहे थे, वैसे यहाँ से भी एक शख्सियत बाहर गई है अभी रिसेंटली। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ वो छोड़ दें आप, पता नहीं कितने लोग गए हैं यार भाई, छोड़ें वो, इसमें तो कहने वाले तो पता नहीं क्या है। हाँ, पता नहीं कहने वाले क्या कुछ कहते हैं ना, जब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस और चीज़ नहीं आती है तो ये भी इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत ही अहम जी शख्सियत ने मुझे ये सारी बातें बताई, सही है। बहुत अहम शख्सियत है, कि एक कॉल भी पकड़ी गई है, उसका एक स्क्रिप्ट भी फिर तैयार हुआ था जो कॉल पकड़ी गई थी। सही है। और वो बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जनाब अभी कुछ नहीं कर, लेकिन आएंगी चीज़ें वो वक्त पे है। होपफुली। तो चीज़ें ऐसी जो हैं शायद बाहर आएंगी। तो बहरहाल अब ना जाने आगे क्या कुछ होता है, कुछ अफवाहें हैं, कुछ इस तरह की एनोनिमस चीज़ें चल रही हैं कि एक बहुत बड़ा जो है ना, वो एक इस तरह का सारा कुछ है कि वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ऐसे लग रहा है कि वो भौचाल जो है ना, एक बड़ी वो चीज़ें- इन प्रोसेस है। बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, लेकिन इससे हट के ये जो आज हमने डिस्कस किया, मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सीनियर हैं तो सवाल आते हैं तो हम आपसे पूछ लेते हैं। मैंने फसाण लगा जी। सर सवाल ये है कि मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि सपोज़ करो आज नहीं तो कल, महीने बाद ये डिटेल जजमेंट भी आ जाएगा, मखसूस नशिस्तों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2 जज साहबान की राय है, हमारी तो नहीं है। 2 जज साहबान ने कहा कि इसमें आइन शिकनी हुई है या आइन मुअत्तल किया गया, मैं शिकनी भी नहीं कह रहा, आइन की फ़लाँ फ़लाँ शिकें मुअत्तल हुई हैं। तो क्या
पार्लिमान का जो स्पीकर है या पार्लिमान, क्योंकि पार्लिमान जैसे उस दिन हमने डिफ़ाइन किया था कि वो सुप्रीम है और वो स्टेट आर्गन और वो सारा कुछ जो था एग्जेक्टिव में नहीं आता, तो ये सुप्रीम को, तो क्या उसका स्पीकर जो है वो क्या कोई कमेटी बना सकता है कि ये जो डिटेल जजमेंट आ गया है इसको चेक करें कि इसमें क्या कौन सा आइन मुअत्तल हुआ है, क्या हुआ है। अगर वो कमेटी इस नतीजे पे पहुंचती है कि आइन मुअत्तल हो चुका, 2 जजेस भी राय दे चुके हैं, तो उसका कोई आपको नज़र आ रहा है कि क्या पार्लिमान ऐसा कर सकता है कि फिर उनको कोशिश यार करे? कर सकता तो दूर की बात है। अभी आपने हाल ही में देखा है एक जजमेंट जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, सही है। मुबारक सानी केस की बात कर रहा हूँ सही मैं। तो वो पार्लियामेंट ने अपनी एक कमेटी को भिजवाई है कि नहीं भिजवाई है कि जो इसका जायज़ा लेगी और फिर होगी। बिल्कुल डिस्कस और उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कहा था कि जनाब इस मामला कमेटी को भेजा जाए इस जजमेंट, ऐसी जजमेंट के ऊपर। यानी तो एग्जाम्पल फिर बन गई। अगर एक आ सकती है तो दूसरी भी आ सकती है। बंदो अब देखना, आपके सवाल का जवाब मिल गया? मिल आप गया। कैमरा क्लोज कर दें। जी सर। तो जनाब ये जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग थी मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एकदम अचानक नोटिफिकेशन के ज़रिए से हटा दिया जाना, वाइल्ड लाइफ को मौसमियाती तब्दीली की वजारत से निकाल के और वजारत दाखिला के नीचे देना, और फिर उसके बाद ये सारे मामला जो हैं फिर जब अदालत के नोटिस के अंदर आए तो फिर उनको वापस ले लेना, तो भाईजान कहानी को बड़ी लगती है। सर कहानी बड़ी है, इसीलिए तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने भी कहा है कि ये जो वजारत दाखिला है ये वज़ीर आज़म ऑफिस से भी बड़ा है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये बात तो उन्होंने कही है। शाहरा दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी। अल्लाह ने के बाद।